आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। सप्लाई पे जो हमने लास्ट वीडियोस बनाए थे उसमें हमने सप्लाई से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था और लास्ट के वीडियो में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए थे, कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, जिससे हमने देखा था कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज भी हम कुछ ट्रांजैक्शन लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई की मीनिंग में फिट हो रहे हैं, इसमें सप्लाई के एलिमेंट्स है या नहीं है, ये सप्लाई के स्कोप को अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ एक्सेप्शन लिस्ट है उसके अंदर के जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड भी कुछ ट्रांजैक्शन लेंगे हम प्रॉब्लम के अंदर, जिससे कि आपको ये सारा चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इलस्ट्रेशन सेकंड, explain with the reason whether the following transaction qualifies as supply or not under the Central Goods and Services Tax Act 2017। तो हमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, उनको हम समझ के हमको ये डिसाइड करना है कि ये सप्लाई के अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये एज ए सप्लाई क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि सप्लाई ही जीएसटी के अंदर वो इवेंट है जहाँ से टैक्सेबल लायबिलिटीज अराइज होती है। तो ये सप्लाई इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ये जीएसटी के अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जीएसटी की सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं, ए डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल कंसल्टेंसी टू ए बार्बर। इन रिटर्न द बार्बर कट्स डॉक्टर्स हेयर्स, नाइदर द डॉक्टर नॉर द बार्बर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इफ डॉक्टर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट। अब हमने जीएसटी के जो डेफिनेशन समझी थी, मीनिंग समझी थी, एलिमेंट्स, स्कोप और एक्सेप्शन लिस्ट समझी थी, उसके अंदर हमने मेन एलिमेंट में हमने ये देखा था कि जीएसटी के अंदर गुड्स या सर्विसेज की से होना चाहिए। अब गुड्स या सर्विसेज का सेल्स या ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज या लीज, रेंटल, सबको इंक्लूड किया। तो यहाँ क्या है, सर्विसेज है, और सर्विसेज क्या है, बार्टर के रूप में। लेकिन जो लास्ट लाइन है उससे पहले लिखा हुआ है कि दोनों रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो हमने जो एक एलिमेंट और सप्लाई में देखा था वो क्या था कि रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो टैक्स कैसे पे कर पाएंगे। हो सकता है उनका जो टर्नओवर है वो प्रेस्क्राइब लिमिट से कम हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं हो। ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब लोग, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया है, छोटे दुकानदारों को या छोटे प्रोफेशनल्स को। तो अगर उस डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं तो वो रजिस्टर नहीं होंगे। अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो वो सप्लाई के अंदर ये जो ट्रांजेक्शन है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर्सन रजिस्टर नहीं है, ना डॉक्टर है या ना बार्बर है। लेकिन जो लास्ट लाइन है उसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर अगर रजिस्टर हो तो क्या होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर रजिस्टर नहीं होंगे दोनों तो सप्लाई के कोर्स में कवर नहीं होगा। अगर दोनों में से एक भी कवर हो तो कंसिडरेशन है वो मनी या कैश के रूप में देना जरूरी नहीं है, बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। कंसिडरेशन के रूप में आप सर्विस भी दे सकते हो या कमोडिटी भी दे सकते हो। ये क्या, बार्टर का एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने एक ना क्लाइंट पेशेंट है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, और बदले में वो जो पेशेंट है या उसका क्लाइंट है डॉक्टर का, वो बार्बर है, वो डॉक्टर के हेयर कट दे देता है डॉक्टर को। तो ये क्या हुआ, बार्टर सिस्टम हो गया। अगर ये दोनों में से एक भी रजिस्टर है तो क्या होगा, सप्लाई के एज ए सप्लाई क्वालिफाई हो जाएगी जीएसटी एक्ट में। और अगर दोनों में से कोई भी रजिस्टर नहीं है तो एज ए सप्लाई क्वालिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक एसएससी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर होना जरूरी है। अब इसका हम फॉर्मल आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A of the Central Goods and Services Tax Act 2070, supply of goods or services or both in any form such as sales, transfer, barter, exchange shall be treated as supply if that supply is for consideration and is made in the course of furtherance of business in the service provided by the doctor and barber. Following elements of supply exist. Service provided by the doctor and the barber both are in the form of barter. तो सर्विस जो प्रोवाइड की गई है ये बार्टर सिस्टम के अंदर आ गई। तो ये क्या हुआ, बार्टर सिस्टम हो गया। तो ये एक तरीके से एक एलिमेंट तो पूरा हो गया। सेकंड बी है, सर्विस प्रोवाइडेड बोथ बाय इन द फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन होना चाहिए, तो कंसीडरेशन भी है।
कंसिडरेशन क्या है, कैश में या मनी में नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड है बोथ हैव प्रोवाइडेड सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, लेकिन एक एलिमेंट जो पूरा नहीं हो रहा है वो क्या है, दोनों में से एक जने का टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बट सिंस नन ऑफ देम इज ए रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन, सिंस नाइदर द service provided by the doctor nor the service provided by the barber shall be treated as supply. But if doctor is a registered person under the act, then he is taxable person and consultant service provided by the barber shall be treated as supply. Service provided by barber shall not be treated as supply. इसमें क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, किसी सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो ही टैक्सीबल है। अब इसमें देखो तीन एलिमेंट तो थे, बार्टर सिस्टम हो गया, कंसीडरेशन भी था, कंसीडरेशन मनी के रूप में नहीं था लेकिन कमोडिटी या सर्विसेज के रूप में था, और कोर्स ऑफ बिजनेस में हो गया क्योंकि डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज ही देता है और बार्बर होता है वो हेयर कट की सर्विसेज देता है, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस में भी था। तीन एलिमेंट तो थे लेकिन एक पर्सन रजिस्टर्ड नहीं था, एक भी पर्सन तो नहीं हुआ। लेकिन अब इसमें आगे एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में इसमें आगे ट्रांजेक्शन में दिया हुआ कि अगर डॉक्टर रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा, अगर डॉक्टर रजिस्टर्ड होता है तो डॉक्टर जो सर्विस देगा वो टैक्सेबल हो जाएगी, और बार्बर रजिस्टर्ड नहीं है तो बार्बर की जो सर्विसेज है वो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर राम, ए सैलरीड एम्प्लॉई, हैज इम्पोर्टेड सर्विसेज ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन फॉर इज रेजिडेंशियल हाउस फ्रॉम कार्टर कंपनी इंग्लैंड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹3000। अब हमने क्या पढ़ा था कि है ना 1%, अभी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था 1% रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और गुड्स होना जरूरी है, तो इसमें सर्विसेज या गुड्स तो हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज हो गई, कंसिडरेशन भी हो गया ₹3000, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया के बाहर है और राम है जो इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन हम इसमें एक एक्सेप्शन दिया था कि भले बाहर हो अगर इम्पोर्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाएगा। अब राम को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM के अंदर इस जो सर्विसेज है इसमें GST देना होगा। तो ये क्या होगा, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस हो गया जिसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो सप्लाई के अंदर कवर होगी, और उस पर जो इंडिया के अंदर जो पर्सन है जिसने सर्विस ली उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये एज ए सप्लाई क्वालिफाई हो गया है और टैक्स लाइबिलिटीज राम के लिए अगर हो गई। अब राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे। तो इसका फॉर्मल जो आंसर लिखना है उसको भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B of the Central Goods and Service Tax Act 2017, if services are imported from outside India for consideration, then such service shall be treated as supply under GST Act। तो कंसिडरेशन तो था ही, 3000 रुपये उसने पे किए थे राम ने। इन दिस सिचुएशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड सर्विस इन द कोर्स ऑफ और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तो जरूरी था ही नहीं। सिंस सर्विसेज हैव बीन इम्पोर्टेड बाय राम फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹3000 for the interior decoration for his residential house property, hence it is considered as supply under this act। Ram is a salaried employee and is not registered under the act. Ram shall have to get himself registered under the act for single transaction and under reverse charge mechanism shall have to pay tax as service recipient। अब राम को क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जो सर्विस ली है उसको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंदर क्वालिफाई हो गया है। नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली PQR लिमिटेड गेव ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय ए कार वर्थ ₹4 लाख बाय वे ऑफ गिफ्ट्स। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ स्कूटर वर्थ ₹40,000 इज गिवन इंस्टेड ऑफ कार। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, तो जब रिलेटेड पर्सन हो तो कंसिडरेशन की नीड नहीं होती है। ये हमने एक्सेप्शन के अंदर रीड किया था जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन इसका देख रहे थे सप्लाई का, तभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है वो रिलेटेड पर्सन है, और ये क्या है, ये एज ए गिफ्ट दिया है। ये ऐसे वो वाली लिस्ट में नहीं है जो नाइदर सप्लाई गुड्स और नाइदर नॉट सर्विसेज, वो वाली लिस्ट में नहीं है जो एक्सक्लूड है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज के लिए दिया है। ये सर्विसेज के लिए नहीं, एक अलग से गिफ्ट दिया है, और ये क्या रिलेटेड पर्सन हो गए। अगर वो
सैलरी मिलती तो वो जीएसटी के अंदर सप्लाई के अंदर काउंट नहीं मिल होती, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच अगर सैलरी हो रही है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर तो वो तो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है तो ये क्या रिलेटेड पर्सन को गिफ्ट दे रहा है, इसके लिए कंसिडरेशन की नीड नहीं है। लेकिन इस एक्सेप्शन के साथ एक रिलैक्सेशन है कि 50,000 तक का गिफ्ट हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कार 4 लाख की है तो जीएसटी लगेगा सप्लाई पे। और सेकंड जो लाइन दी हुई है, अगर स्कूटर दिया जाता इसकी जगह 45,000 का तो क्या होता, तो मैंने कहा ही था कि रिलैक्सेशन दी हुई है 50,000 तक तो ये ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर कवर नहीं होता। लेकिन अगर 50,000 तक ये कार देगा तो जीएसटी के अंदर काउंट होगा, और स्कूटर देगा तो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होगा। अब हम इसका फॉर्मल आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C of Central Goods and Service Tax Act 2017, activities mentioned in Schedule 1st of this Act shall be treated as supply of goods even if made without consideration. It has also been mentioned in Schedule 1st that if supply of goods or services are considered as supply even if it is made without consideration. Section 15 of this Act clearly defines related person. Employer and employee are considered as related person. Hence, car worth ₹4 lakh gifted by PQR Limited to its employees shall be considered as supply as it is made in course of or furtherance of business. But it is also been mentioned in Schedule 1st that if value of gift does not exceed ₹50,000, then it shall not be considered as supply. Hence, if scooter worth ₹45,000 is gifted to employees, it shall not be considered as supply. अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर यही हुआ है कि अगर 4 लाख रुपए हो तो क्या हुआ, कंसिडरेशन की नीड नहीं है, और 50,000 से ऊपर हुआ तो ये रिलेटेड पर्सन हो गए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और ये बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई के अंदर क्वालिफाई हो गया। लेकिन जो रिलैक्सेशन है उसमें स्कूटर बाहर हो जाता है, क्योंकि स्कूटर की जो वैल्यू है वो 50,000 से कम है। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, रमेश वेंट टू ए रेस्टोरेंट ए रजिस्टर्ड एंटिटी and had meal, but later he found that his wallet is missing, hence he gave his watch against the restaurant services. अब रेस्टोरेंट गया, ब्रैकेट में देखो रेस्टोरेंट के पीछे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एंटिटी, तो एक पर्सन है जो वो रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और रेस्टोरेंट की सर्विस मील दिया है, उसने फूड लिया है, तो क्या होगा, ये जो सर्विस है इसमें गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है। तो इसके अंदर क्या रेस्टोरेंट की सर्विस हो गया, सर्व वगैरह करने की, बैठने की व्यवस्था, और जो खाना है वो गुड्स हो गया। इसमें क्या हुआ, गुड्स और सर्विस भी हो गया, और कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो गया, कमोडिटी भी हो गई, और टैक्सेबल टेरिटरी में भी, तो सारे एलिमेंट हो गए। लेकिन इसमें जो कंसिडरेशन है वो मनी में नहीं दिया है। लेकिन हमने ये देखा था कि कंसिडरेशन के लिए मनी होना जरूरी नहीं है, वो इन काइंड भी दे सकते हैं, कमोडिटी भी दे सकते हैं, या बार्टर सिस्टम हो तो कुछ दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड दे सकते हैं। अब इसने मनी नहीं देके कमोडिटी दे दी, अपनी वॉच दे दी, तो भी क्या हुआ, ये सर्विस के अंदर क्वालिफाई हो गया। मनी के रूप में कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन कोई थर्ड पर्सन भी चुका सकता है, मनी में भी हो सकता है, और इन काइंड ऑफ मनी भी हो सकता है, और कमोडिटी के रूप में भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, कमोडिटी के रूप में उसको कंसिडरेशन पे कर दिया, उसने अपनी वॉच दे दी है, तो रेस्टोरेंट को इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी देना होगा। इसका फॉर्मल आंसर देख लेते हैं। According to Section 7, subsection 1A of the Central Goods and Service Tax Act 2017, supply of goods or services or both in any form such as sales, transfer, barter, exchange shall be treated as supply. If such supply is for consideration and it is made in the course of or furtherance of business by a taxable person, since service provided by a restaurant has all the element of supply, hence the supply of food by the restaurant shall be considered as supply under this act. तो सारे एलिमेंट हमने चेक कर ही लिए थे। कंसिडरेशन है वो मनी में या काइंड ऑफ मनी में, कमोडिटी में हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रांजेक्शन है और क्वालिफाई है जीएसटी एक्ट के अंदर सप्लाई के रूप में। लास्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं हम। लास्ट में XYZ एसोसिएट इज रिसीव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर। द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर सच सर्विसेज फ्रॉम इट्स ब्रांच ऑफिस। अब हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने देखा था कि भाई ना कोई बाहर से ले रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन था जिसमें कंसिडरेशन की नीड नहीं थी कि मतलब बाहर से इंपोर्ट कर रहा है सर्विस, सिंगापुर से भी इंपोर्ट कर रहा है,
हो गया। तो ये रिलेटेड पार्ट है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन की कंसिडरेशन की नीड नहीं है और कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, activities mentioned in schedule first of this act shall be treated as supply of goods even if made without consideration। ये हमने बोला ही था consideration का exception का केस है। Further, it has also been mentioned in schedule that the course or in the furtherance of business, import of service by a taxable person from a related person or from his own establishment situated outside India shall be considered as supply even if such import are made without consideration। Service imported by XY Limited from its head office in Singapore shall be treated as supply under this act। तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया। रिलेटेड पर्सन थे, वो अपने हेड ऑफिस से ले रहा था। हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच ऑफिस के लिए रिलेटेड पर्सन हो गया क्योंकि उनका कंट्रोलिंग पावर है ब्रांच पे हेड ऑफिस का, तो इसके लिए कंसिडरेशन की नीड नहीं थी। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो आप पहले से ही जो सप्लाई के अंदर कवर होता ही है और कंसिडरेशन की भी नीड नहीं रही क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन हो गए। तो इस ये ट्रांजेक्शन जो सप्लाई के अंदर क्वालिफाई हो गया। ये अब आपके सप्लाई वाला जो चैप्टर था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया। या आप जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या आप वापस असाइनमेंट के रूप में खुद ही सॉल्यूशन करें अपनी लैंग्वेज में लिखे, ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू।